अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है, चूँकि मेरे साथ आज ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र निसा मौजूद है। आपको पता है कि मैंने ये टाइम कहा था कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ जो मेरा सेकंड पार्ट है, वो मैं कर सकूँ। ये मेरी सोशल मीडिया पे मुनस्सर है कि वो चीज़ें इसके साथ ऐड करते या नहीं करते, इट्स अप टू देम। अगर वो मुनासिब समझे कि ऐड कर दीजिएगा, तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ा-सा पोर्शन वो ज़रूर होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वो इंडिपेंडेंट चल जाए, तो ज़्यादा मुनासिब है, ताकि हमारी जो आज की गुफ्तगू आज गज़नफ़र साहब के साथ 3 इश्यूज़ पे होगी। एक तो इमरान खान को हटाना और फ़लस्तीन के मामले में जो ताज़ा-तरीन हालात हैं और उसका फ्यूचर क्या है? ये एक सवाल हम इस इश्यू पे दोनों को हम इकट्ठा करके करेंगे। दूसरा जो है कि पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम में इंसाफ के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं और जो हालात इस वक़्त चल रहे हैं और जो ख़ास तौर पर जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब ने जो बातें कही हैं, ज़रा उस पे करेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं ऑपरेशन रजीम चेंज के बारे में। आपको पता है मैं पहले दिन से ही बात कर रहा हूँ और कई इनडायरेक्ट एविडेंस सारी सामने आ गई। इमरान का नुक्ता नज़र हम सब लोगों के सामने है कि वो उनका नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर था। वो मुस्लिम ब्लॉक की बात करते थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद, या वो कोशिश कर रहे थे कि वो अमेरिकन ब्लॉक से निकल सकें। वो एक लंबी कहानी है, मैं उनमें तफ़सीली में नहीं जाऊँगा। एब्सोल्यूटली नॉट का मामला है, यूक्रेन वाला मामला है, बहुत से सवालात हैं। ज़रा सुनते हैं ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब इस बारे में क्या कहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अज़हर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जितनी डेवलपमेंट हुई हैं, यूक्रेन की वॉर का आपने ज़िक्र किया, इमरान खान के जिस तरह रशिया का दौरा किया था, जिस दिन किया था उस दिन जंग शुरू हो गई थी, उसका आपने ज़िक्र किया। उसके बाद इस्लामी ब्लॉक के हिसाब से जो मलेशिया में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पहले पाकिस्तान ने सजेस्ट किया था, फिर हम वहाँ नहीं गए। हम वहाँ इसलिए नहीं गए कि सऊदी अरब ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला कि आपने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करनी है, तो हम उससे बैकआउट कर गए, क्योंकि ये बड़ी चीज़ थी कि आपको पता है कि किसी तरह सऊदी अरब के अलावा कोई और मुस्लिम ममालिक में लीड नहीं दी जाए। ये तमाम चीज़ें डेवलप हुई और अब लेटेस्ट आपने देखा जो है इसराइल और पैलेस्टीन की जंग हुई। और इन तमाम इसराइल पैलेस्टीन की जंग, मुसलमान ममालिक, उनका रवैया, या क्यों वो जंग क्यों हुई, इस जंग का बेसिक रीज़न अगर आप उसको यूएनओ में जो इमरान खान का स्पीच थी इस्लामोफोबिया के हिसाब से, और अब दुनिया में इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। यानी आप अमेरिका में लोगों की, पैलेस्टीनियन की स्पीच सुने, आप उनकी लंदन में सुने, मैनचेस्टर में सुने, आप फ्रांस में सुने, कहीं आप उस लोगों की तकरीरों को सुने, वो मुसलमानों की और मुसलमानों के ऊपर होने वाले पैलेस्टीनियन। अब पैलेस्टीनियन का मुसलमानों ने या पैलेस्टीनियन ने इसको मजहबी जंग का रूप नहीं दिया था। नेतन्याहू ने जब अपनी नेतन्याहू मैसलनी जो है, जब उसने अपनी कौम से खिताब किया, तो उसने अपनी उस तकरीर में उस मैसलनी ने, उस हिटलर के बच्चे ने, उसने बाइबल का लफ्ज, बाइबलिकल वर्ड, जूस बाइबल है, उसका लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसमें उसने कहा कि जी हम ये जो पैलेस्तीनी हैं ये अमलेक हैं, और हम जो जंग लड़ रहे हैं वो अपने उन 3000 साथियों की याद के लिए लड़ रहे हैं, और लोगों को हम याद कराना चाहते हैं कि ज्यूज इज अ सुपीरियर कॉम। और उसको डायरेक्शन है बाइबल में कि आप बच्चों को मारो, आप बूढ़ों को मारो, औरतों को मारो, इवन आप जानवरों को भी मार दो जो पैलेस्टाइन के इलाके में रह रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग टुगेदर। अब उसने इसको मजहबी जंग का रंग दिया, क्योंकि पैलेस्टाइन में सिर्फ मुसलमान आबाद नहीं है, वहाँ यहूदी भी हैं, वहाँ क्रिश्चियन भी हैं, वहाँ और लोग भी हैं। तो ये तमाम चीजें इस वक्त जो आप अनफोल्ड हो रही हैं, ये एक बड़ी क्लैरिटी से इंडिकेट करती हैं कि इस्लामोफोबिया और इस्लाम के बारे में और मुसलमानों को ख़त्म करने के बारे में यहूदियों की, और वो जो यहूदियों के एजेंट हैं, यानी अपना जो बाइडन, हिटलर जैसे जो एजेंट हैं, या बाकी वो एक आपके बरतानिया में आप बैठे, आपका एक प्राइम मिनिस्टर है, हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, जो जूते चाटने पहुंच गया था उसके नेतन्याहू के, और जिस वो जहाज से उतर रहा था उससे सामान भी, वॉर म्यूनिशन भी उतर रहा था। तो ये एक ब्लॉक है। और आपको पता होगा कि जो पैलेस्टाइन का मामला जो इशू छोड़ के गई है, वो हिज मेजेस्टीज गवर्नमेंट छोड़ के गई है, क्योंकि 1948 में जो कुछ यूके की फोर्सेस ने वहां पे किया था, और जिस तरह यूनाइटेड नेशन ने बेलफोर डिक्लेरेशन में कमिट किया था यहूदियों को, रॉथशाइल्ड को खत लिखते हुए, वो एक बड़ी फेमस किताब है हेनरी फोर्ड की, जब मिलती नहीं है बाजार में, इंटरनेशनल जू के नाम से वो किताब है, जिसमें उसने तमाम साजिश उस वक्त बेनकाब कर दी थी, क्योंकि 1839 के बाद जो यूथ लवर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी बासल में, स्विट्जरलैंड में, उसने ये इंडिकेट किया था कि हम यहाँ पे, ये प्रॉमिस लैंड है, यहाँ के हम यहूदियों को, और ब्रिटानिया
बरतानिया ने पूरा पूरा उसका साथ दिया, और बरतानिया ने जो पैलेस्टाइन पे जुल्म किया वो अनपैरेलल है। तो बात ये है कि ये जो स्पीच थी उसके बारे में आप बहुत सारे लोगों ने उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हुई, बल्कि मैंने बहुत सारे बांग्लादेश से ऐसे लोगों को सुना जो कह रहे थे कि जी इस्लामोफोबिया का जो स्टांस है वो करेक्ट है। अब वो आपके सामने इन रिफ्लेक्शन में सामने आ गया। उसके बाद देख लीजिएगा कि यार दुनिया में आवाजें बुलंद हो रही हैं, मुसलमान तो छोड़े, इवन आप तो इंग्लैंड में रहते हैं, आप फॉलो कर रहे होंगे बड़ा क्लोजली कि चिली देखे, होंडारस देखे, साउथ अफ्रीका देखे, अपना जिन्होंने ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं, सफरा वापस बुला लिए है, टर्की ने वापस बुला लिया है, ट्रेड रिलेशन मलेशिया की मैं देख रहा था, वहां पे लोग यंग जो नौजवान जो हैं वो हर स्टोर में जाके कोकोला पे, पेंटीन पे, मैकडोनल्ड्स पे वो बायकॉट 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 की वो लगा। अमेरिकन पार्लियामेंट का टोनी ब्लिंकन खिताब कर रहा था तो वहां अमेरिकन खड़े होकर चीखे कि जी सीज फायर ना हो। तो ये जो चीजें वहां पे उस वक्त उठाई गई थी वो चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता आपको सामने नजर आ रही कि असल में इस्लामोफोबिया है क्या। और मैं ये इजराइल फलस्तीन की वॉर को एक इस्लामी फोबिया के एंगल से देखता हूं, जो यहूदियों ने, क्योंकि यहूदियों में जो नेतन्याहू है वो तो आप पता है क्रिमिनल है, आपको खुद पता है, उसके खिलाफ तो मुकदमे चल रहे थे करप्शन के, उसके मुल्क के अंदर उसकी मुखालफत थी। लेकिन ये राइट विंग यहूदी जो बैठे हुए हैं ये वही इस्लामोफोबिया जिसका आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया और जिसको इमरान खान ने बड़ा एबली उठाया था अपना यूएनओ में, ये उसी की रिफ्लेक्शन आज आपको नजर आ रही है कि मुसलमानों का 10,000 कोई 11,000 के खिलाफ पैलेस्टीनियन को मार दिया, शहीद कर दिया गया है। अब उसमें नेचुरली क्रिश्चियन भी होंगे, उसमें और लोग भी होंगे। तो ये चीजें हैं जो जिनका नोटिस लेने की जरूरत थी बहुत पहले, लेकिन चूंकि पूरा वेस्ट उधर खड़ा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, तो आप देख लीजिए कि क्या आपको प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या चीजें नजर आ रही। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, तो फिर एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है, क्योंकि इनडायरेक्ट एविडेंस बहुत सी मौजूद है, हुसैन हक्कानी की इमरान खान को उतारने में, ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से, और इमरान खान ने जब वो बात लीक की और अल्टीमेटली वो साइफ़र की के शक्ल में भुगत रहा है। और इमरान खान को अगर ये कॉर्नर करना भी चाहते हैं, तो मैं तो नहीं देख रहा ऐसे, अभी वक़्ती तौर पर तो वजह है कि अवाम को दबाकर बिठाया हुआ है। बाकी आपके जुडिशरी जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए था, जुडिशरी भी वो रोल प्ले नहीं कर पाई है, वो नज़र आ गया जैसे काज़ी फ़ाज़ी साहब। और ये मैं आपको बात बता दूँ आपको, मैं इसलिए आपको ये लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में आप भी वही ओपिनियन रखते हैं, मैं भी, कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उतारने के लिए लॉयर्स मूवमेंट शुरू की गई थी। 2 मकसद है उसके। एक तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उतारना था, और दूसरा जो है अपना जजेस भर्ती करने थे। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बाकायदा प्लानिंग के साथ 3 नवंबर का जो काम करवाया गया, उसमें उनका अकेले का तो कसूर था नहीं। वो जो लोग शामिल थे, वो चेहरे अब सामने आने चाहिए ना। आज वो केस एक लगा लिया है, हालाँकि वो तो फौत हो गए हैं, अपील तो असूली तौर पर अबेट हो जाती है, जब एक आदमी फौत हो जाए, तो बात खत्म हो जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी मेहनत के साथ हमने वो सारे हकायक सामने रखते। आप नहीं समझते हैं कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है कि जो कौम को सच बता रहा है, और वो सच इतनी तेज़ी से सामने आ रहे हैं, तो उसे ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है। तो आप अभी फ़िलहाल इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, इन सारे सिनेरियो के दौरान? जी, आपने इमरान खान का जिक्र किया, और आपको पता है कि इमरान खान पे 2 चीज़ें हैं जो एक तो 9 मई के वाक़यात हैं। वैसे तो आपने भी और दुनिया में हर शख्स ने और पाकिस्तान के अंदर तमाम लोगों ने 9 मई के वाक़यात को कंडेम किया था, और जो शोहदा के मज़ारों पे जो कुछ हुआ, या वैसे जो ऑफ़िशियल इंस्टॉलेशन पे जो कुछ हुआ, तो वो उसकी कंडेमनेशन और उसके खिलाफ जो लोगों के खिलाफ केस रजिस्ट्रेशन होनी थी, वो तमाम की तमाम चीज़ें अपनी हैयत में मुकम्मल हो गई हैं। अब उसके आगे प्रोसीजर चलना है। दूसरी बात है साइफर का एक केस जो जेल में चल रहा है। आपने कहा कि जी अपना अदलिया से बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हैं। साफ ज़ाहिर है, जब माशरे में किसी भी माशरे को आप उठा के देख लें, ये एक असूल है, किसी भी माशरे में जब घुटन होती है तो लोग अदलिया की तरफ देखते हैं, और आज भी पाकिस्तान के अंदर लोग अदलिया की तरफ देख रहे हैं। परसों जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने एक बड़ा अच्छा कमेंट दिया, तो मुझे जस्टिस कियानी आपको याद होगा, जिन्होंने किताबें भी लिखी, उनका मुझे पूरा नाम जहन से निकल गया, AR कियानी गालिबन क्या, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। उनका मैं एक किताब में बहुत अर्सा पहले पढ़ा था, जिसमें उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था कि जी जजेस बोलते नहीं हैं, उनके फैसले बोलते हैं। तो इस एक्सपेक्टेशन पे लोग अदलिया से तवक्को करते हैं कि जजेस खुद नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्वेशंस कम देंगे, रिमार्क्स कम देंगे, उनके फैसले कानून पे मुनहसर होंगे।
तो परसों जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने भी ये इमरान खान का साइफर का केस करते हुए जब अटॉर्नी जनरल को सुन रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि जी इंसाफ जो है वो होता हुआ नजर आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का केस जो है वो ओपन ट्रायल में आना चाहिए। फिर चूंकि अटॉर्नी जनरल को टाइम चाहिए था तो उन्होंने वो टाइम उनको दे के मुकदमा जो है वो उस नई डेट दे दी। अब उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या चीज होती है, ये तो मैं और आप शायद एंटीसिपेट कर सके, मैं तो नहीं कर सकता कि क्या उसका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन बात यह है कि बहुत सारी तवक्कुआत जो हैं इस वक्त लोगों की, जो आम पब्लिक से हम मिलते हैं रोजाना या जो बातचीत होती है, उनकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं अदलिया से। क्या वो इसमें पूरे उतरेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस फारूक के हिसाब से जो अदम इत्मीदी का तो उसकी कोई तो शुरुआत होंगी ना। तो इसलिए एक बड़े डाइसी सिचुएशन में अगर सिद्दीक साहब पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है और बहुत ही मैं कहूँगा कि रेजर एज है जिसमें पाकिस्तान चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक माशी तौर पे जो बदहाली है वो आपके सामने है। डॉलर कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आना शुरू हो जाता है। सब दो चीजें हैं, आपने जो सवाल किया है वो बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। कि इमरान खान के हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने भी देखा, पाकिस्तान में भी थे, बाहर भी आप हैं, कि जहाँ तक 9 मई के वाक़यात का ताल्लुक था उसको पाकिस्तान में हर शख्स ने कंडेम किया और हर शख्स ने उसकी मुखालफत की कि जी ये नहीं होना चाहिए था। शुहदा का कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स से, अदारों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे और जिनके खिलाफ जिनको आइडेंटिफाई किया गया था उनके खिलाफ तो अभी आप पता मुकदमे बन चुके हैं और बहुत सारे तो ट्रायल स्टेज में चले गए थे। उससे पहले जब के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी आर्मी कोर्ट अपना स्पेशल कोर्ट के हवाले में, तो वो तो अपने प्रोसेस में चलेंगे। उनमें कुछ लोगों को जमानतें मिली फिर गिरफ्तार हो गए, तो वो तो आपको रोजाना उसकी की बेसिस पे उसकी खबरें आती रहती है। दूसरा जो इमरान खान का केस था वो साइफर का केस है। दो मेंशनेबल केसेस जो हैं, जो बड़े केसेस हैं, बाकी तो वैसे जितने मर्जी केसेस पाकिस्तान में बुलाने को पूछने वाला होता है। तो वो साइफर के केस में अब वो चल रहा है, जेल के अंदर चल रहा है, उस पर फर्द जुर्म आयद हुई है शाह महमूद कुरैशी पे भी, इमरान खान पे भी। अब वो जो आज जो उसके हिसाब से उसकी पेशी थी पिछले दिनों कोई 3 दिन पहले, तो जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब ने उसके ऊपर बड़े इम्पोर्टेंट, बड़े अच्छे, बड़े एक ऐसे रिमार्क दिए जिनको लोग सुनना चाहते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जस्टिस यार कियानी थे जो पाकिस्तान में, उन्होंने किताबें भी बड़ी लिखी हैं। मैं उनकी किताब एक दफ़ा पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि जी जजेस जो है ना वो बोलते नहीं, उनके फैसले बोलते हैं। और पाकिस्तान में और किसी भी माशरे में आपको पता है जब बहुत ज़्यादा अपना घुटन हो जाए, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव सी चीज़ें नज़र आने लगें, तो उस वक्त लोग जो है अदालतों की तरफ देखते हैं कि जी अदालतें को रिलीफ प्रोवाइड करेंगी। अब अदालतें उस स्टैंडर्ड पे रह सकती हैं या नहीं रह सकती, ये पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। और ख़ास तौर पे वो सवाल उस वक्त उठते हैं जब एक भगोड़ा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जी वो गॉड फादर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही सजा दी थी, जिसको मुजरिम गर्दाना गया था, जब वो वापस आता है तो उससे आपके अदारे एयरपोर्ट में उससे उसके बायोमेट्रिक लेने पहुंच जाते हैं, फिर उसको प्रोटोकॉल अकॉर्ड किया जाता है, फिर वो मर ही जाता है, फिर वो गवर्नर हाउस तक में मीटिंग करते हैं। ये चीजें जो है ये लोगों की नजरों में कोई अच्छे तरीके से देखी नहीं जा रही और बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं जो मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक हैं। अब उसके ऊपर आपने देखा तो उसके बेसिस से साइफर का जो केस चल रहा है उसमें जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब ने कहा है कि जी इंसाफ जो है होता हुआ नजर आना चाहिए। और दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा कि जी केस जो है ओपन ट्रायल में होना चाहिए। अब वो उन्होंने कहा तो है, लेकिन जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि हो क्या रहा है, हो तो ये रहा है कि आपके अदारे चल के एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, वहां से एक शख्स 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर जाके बाहर भाग के जाता है, उससे कोई पूछगछ नहीं होती। उससे आके भाई भाई किस लिए आपके अदा पहले आपके अदारों आप लोग कहते रहे हैं, ऑफिशियल लोग कहते रहे हैं कि दिस मैन इज एब्सोल्युटली करप्ट मैन, आप करप्ट आदमी को दोबारा लेके आए हैं। तो ये जो सवालात है ना, ये माशरे को इसमें स्टेबिलिटी नहीं लेके आ रहे। इसके अंदर कोई और आज खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट है, हम इलेक्शन इलेक्शन का पाकिस्तान में बहुत जोर लगा हुआ है, अभी पीएमएलएन और
MQ की कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्यों हुई है, MQ की क्या वैल्यू है? आप खुद जानते हैं कि MQ जो है वो तो चमक के ऊपर मूव कर दिया। आप उनको चमक दिखा दें, जो मर्जी काम करवा लें उनसे, वो तो दे आर ऑलरेडी ऑन द मार्केट, बोलियां लगा के बैठे हुए हैं। अब वो पंजाब में क्या लेंगे या वो PMLN को पंजाब सिंध में क्या देंगे? अभी उसके ऊपर खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट आ गई है, फिर बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट आ गई है, फिर एतजाज हसन साहब का बहुत बड़ा एक बयान आया है कि जी अगर इमरान खान के बगैर आप इलेक्शन करेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो बात मेरे कहने का मतलब है कि जो चीजें इंसाफ के तौर पे होनी चाहिए, वो ओवरऑल जब आप तमाम माहौल को देखते हैं जिसके अंदर सियासत और सियासतदान और अदारों के बिहेवियर नजर आते हैं, उसमें जो है वो लोगों के जहन सेटिस्फाइड नहीं है। एंड देयर आर मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन व्हिच आर एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, बस आखिर में मैं आपसे सिर्फ दो बातें चाहूंगा। मौजूदा हालात जो आप चल रहे हैं, आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? आपने यहाँ से क्या अखज़ किया है? यानी हर तरफ कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को इक़्तिदार में ना आने दिया जाए। पॉपुलर वोट है, सर्वे सारे इमरान के हक में आ रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि अपना इमरान खान को रोका जा सकेगा? देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना कि इमरान खान को एज एन इंडिविजुअल जब आप लेंगे ना एक के तौर पे, तो वो तो डिपेंड करता है कि उनके खिलाफ, जैसे अभी भुट्टो साहब के आप उसमें चले जाएं बैकग्राउंड में, तो भुट्टो साहब को एज एन इंडिविजुअल क्या हुआ था, उनके ऊपर एक केस चला था। और आप कानूनदान है, आप उसको बेहतर समझते हैं, लेकिन क्या उनको उस केस में फांसी हो सकती थी? क्या वो सबूत अवेलेबल थे जो आप कहते हैं कि जो उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट किया था, या उसके हिसाब से जो उनको भी क्लॉज लगाई, लेकिन उनको फांसी होगी। और उसको जुडिशियल मर्डर मर्डर आज तक कहा जा रहा है दुनिया की तारीख में। अब उसके बाद इमरान खान जो है वो के ऊपर जो चार्जेस जैसे हमने पहले जिक्र किया, वो अब उसका जाती तौर पे क्या फायदा होता है, वो सियासत में रहते नहीं रहते, ये तो डिपेंड करता है उन फैसलों पे जो आएंगे, जिस पे हम मैं तो कोई एंटीसिपेट नहीं करना चाहता, ना कोई स्पेकुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अदालत का प्रोसीजर है, वो चल रहा है, वो चलने दीजिए। दूसरी चीज है जो पार्टी जो है वो PTI है। और मैंने आपको बता दिया, मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड जो हैं वो हैं, मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है एतजाज हसन साहब, सियासत में मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है खुर्शीद शाह साहब। और उन्होंने, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें उन्होंने कहा कि ये तमाम पार्टियों को, अब मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा तमाम पार्टियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए जी। तो वो जो आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने दो तीन दफा PTI को जलसा करने की इजाजत दी, अभी कल भी शादरा में दी थी, तरह अपना KPK में हुआ, शाह लेकिन बोर्ड उसके ने बाद किया, उसका एंड रिजल्ट, वो कराची में आ रही है। जी उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ वो आपको पता है। तो बात यह कि इलेक्शन जब तक अक्रॉस द बोर्ड नहीं होंगे, अच्छा, यहाँ और रुकिएगा, इलेक्शन जब तक यहाँ 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। आपको पता है, मैं जब 5 नवंबर को या 5 जून को जब लंदन दोबारा आया, तो मैंने आते ही एक नारा लगाया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहा कि पाकिस्तान को मिसा-के पाकिस्तान की ज़रूरत है। यानी ये जो सियासी जमातों की तोड़-फोड़, एक सियासी जमात को नीचे फेंकना, मैंने कहा ये खत्म होना चाहिए और इसके लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों। लेकिन हम सब ने रिकॉर्ड पे देख लिया कि 14 के 14 सियासी जमात ने इस फाशिज़्म का, इस गुंडागर्दी का स्पोर्ट, यानी बेसिकली स्पोर्ट की आँखें बंद रखी। तो आप नहीं समझते कि इस मुल्क में जमहूरियत तो होनी ही नहीं चाहिए? ये तो अब देखिए ना, अब हम कहाँ जाएंगे, फिर किधर निकलेंगे, किस जगह पे निकलेंगे? कहीं तो आपने आज देखिए इसराइल के ऊपर अमेरिका सवाल ये उठा रहा है कि इसराइल ने जंग तो शुरू की, इसकी एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं रखी। और कल बाकायदा वाशिंगटन अपना एक खबर छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उन्होंने कहा जी अमेरिकन हैरान हो गए कि इसराइल के पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। तो बात यह कि हमारी एग्जिट तो कहीं से हमने करना है ना, कि केयर टेकर हुकूमत, इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो परमानेंट नहीं चल सकती हैं। आप किस क्लॉज के तहत उनको परमानेंट चलाएंगे? अब उनसे बाहर निकलने का तरीका क्या है? उनसे बाहर निकलने का तरीका जो है वो एक ही है इस वक्त मौजूद, वो ये है कि आप इलेक्शन कराएं। अब इलेक्शन किस तरह के होंगे, ये सवाल है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में घूम रहा है कि इलेक्शन किस तरीका कार से होंगे, और कौन कौन लोग होंगे जिनको इलेक्शन के लिए
फैसिलिटेट किया जा रहा है और कौन कौन लोग हैं जिनको इलेक्शन से रोका जा रहा है। आज लोगों के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है, क्योंकि हमने किसी तरह तो इससे निकलना है या नहीं निकलना है। परमानेंसी में तो ये सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि दुनिया के साथ जब आपने कंधे से कंधा मिला के चलना है तो आपको एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए जो दुनिया डेमोक्रेसी के तौर पे रियलाइज करती है। अब सिस्टम तो हम इस वक्त चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम तो चेंज हो सकेगा अगर असेंबली कोई फंक्शन हो, वो कहे जी नहीं जी ये रूल नहीं चाहते, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए, फलाना कर ले। इस वक्त तो वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि असेंबली कोई नहीं है। तो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन विच इज हार्पिंग पाकिस्तानी आज की तारीख के अंदर जो। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब गजनफ़र साहब, इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।